राधे के चरणों में वंदन। और आज का जो हमारा सेशन रहेगा दैट इज हाउ टू प्रिपेयर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन स्पेशली फॉर द सोशल वर्क। और जब हम यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो देयर आर सम प्री रिक्विजिट्स। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अभी जितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है वो भीड़ से अलग है। वो कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं उनको शुभकामनाएं भी देना चाहती हूँ, वेलकम भी करना चाहती हूँ। और डॉक्टर नीलेश और डॉक्टर तुलिका जी को कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक बहुत खूबसूरत काम की शुरुआत की। एंड आई एम श्योर कि ये लैंडमार्क होगा बहुत सारे बच्चों के लिए, कैरियर बिल्डिंग का एक स्टेपिंग स्टोन होगा। बातचीत को शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी। कुछ बातें हैं जो हमको फोकस करनी है, अपने माइंड को कैसे सेट करना है, क्योंकि मैं चाहती हूं कि इस लेक्चर के बाद आपका यूजीसी नेट क्लियर हो जाए और आप सब तुलिका मैडम को, डॉक्टर नीलेश को, मुझको फोन करके ये कहें कि मैडम आपका जो लेक्चर था उससे हमारा भविष्य बन गया और आपने ये बहुत अच्छा काम किया। तो अपने माइंड को सेट करने के लिए, अपने माइंड को पॉजिटिव करने के लिए आपको यूजीसी नेट के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको वन डायरेक्शन टारगेट पे काम करना होगा। आपको सिर्फ ये सोचना है कि मुझे किसी भी तरीके से यूजीसी नेट को क्लियर करना है। अब यूजीसी नेट को क्लियर करने के लिए इसके दो ऑप्शंस होते हैं। एक यूजीसी नेट होता है जो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए होता है, और दूसरा इसी के साथ जेआरएफ के लिए होता है, दैट इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप। दोनों को हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से हम दोनों को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आपको ये सोचना है कि मैं अपना बेस्ट कैसे प्रोड्यूस करूं। हर व्यक्ति के अंदर इनडेफिनेट योग्यता होती है, इनडेफिनेट क्षमता होती है, बस उनको हनुमान जी की तरह याद दिलाने की जरूरत होती है कि हाँ आप ये काम कर सकते हैं। तो नंबर 1 पर आप ये याद रखेंगे, चाहे तो यू कैन नोट डाउन दीज थिंग्स, फ्यू रिक्विजिट्स, और इसको जहां कहीं आप सोते हैं वहां पर लगा लीजिए और सुबह शाम एक एक बार जरूर पढ़िए, सुबह उठते ही और रात को सोते समय। नंबर 1 इज द बेस्ट टाइम इज राइट नाउ। जो भी कुछ आपको तैयारी करनी है अभी से शुरू करनी है और वो तैयारी का टाइम स्टार्ट हो गया है। सेकेंड इज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा आप मेहनत करेंगे, जितनी ज्यादा अभ्यास करेंगे, उतनी ज्यादा आपको सफलता मिलेगी। कुछ स्टूडेंट्स मुझे आके कहते हैं कि मैडम हमने 4 दिन से हम अपनी सीट से उठे नहीं और हम नेट की तैयारी कर रहे हैं फिर भी हमारा क्रैक नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगी कि रोजाना अगर आप 2 घंटे पढ़ते हैं तो 365 दिन में 2 घंटे का मतलब है आपने 730 घंटे पढ़े। और अगर आप 4 दिन 24 में से 20 घंटे भी पढ़ते हैं तो 80 घंटे होते हैं। और अपने दिमाग की एक क्षमता होती है, इसलिए आपको रेगुलर अभ्यास करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। आगे मैं आपको थोड़े टिप्स दूंगी कि आप रेगुलर प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज 1000 miles ऑफ जर्नी स्टार्ट फ्रॉम ए स्मॉल स्टेप। अगर आपने ये सोच लिया है कि मुझे नेट करना है, यूजीसी नेट करना है, तो उसकी शुरुआत एक नन्हे से स्टेप से शुरू होती है, वो है पॉजिटिव माइंडसेट। उसको आप शुरू कर दीजिए, चाहे थोड़ा करके आप देखेंगे एक दिन आपको बहुत सारी चीजें यूजीसी नेट के बारे में जानकारी हो जाएगी। देन another important milestone is small steps makes a big effort। जैसे छोटी बातें करके जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस नजर आने लगते हैं, और वो चेंजेस चाहे आपके एटीट्यूड में हो, चाहे आपके बिहेवियर में हो, चाहे आपके स्किल में हो, चाहे नॉलेज में, दे आर विजिबल। Not necessary in the initial state, they may visible, they may not be visible, but after some time you will see you have a very drastic change in terms of your knowledge, skills, attitudes and behaviors.
एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज, नदियों से ही सागर बनता है। यानी कि जो हमारा अभी हम यूजीसी नेट का सिलेबस देखेंगे, उसकी 10 यूनिट से धीरे धीरे करके हम कैसे 10 यूनिट्स को कवर करते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहां पर इतने हमारे जो कैंडिडेट्स हैं और जो सुन रहे हैं, दे कैन मेक स्मॉल ग्रुप्स जिसमें वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं फॉर क्वेरीज के लिए या कोई टीचिंग असाइनमेंट के लिए या डिस्कशन के लिए। डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको अगर आप किसी और के साथ डिस्कस करते हैं तो वो आपकी स्मृति पटल में, आपके माइंड में कंडीशनिंग हो जाता है। मैं आपको एक कंसेप्ट देने की कोशिश करती हूँ और बहुत सारे लोग ये जानते भी होंगे। मैं अधिकतर अपनी टॉक्स में ये कहती हूँ कि अगर मैं आपसे 10 बातें कर रही हूँ और आप केवल सुन रहे हैं तो आपको 10 में से 2 ही बातें याद रहेंगी। अगर आप सुन रहे हैं और लिख रहे हैं तो 10 में से 4 बातें याद रहेंगी। सुन रहे हैं, लिख रहे हैं और समझ रहे हैं तो 10 में से 6 बातें याद रहेंगी। सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, समझ रहे हैं और उनको अमल में ला रहे हैं तो 10 में से 8 बातें याद रहेंगी और आपका दिमाग हमेशा घूमता रहेगा कि कौन सी 2 बातें थी जो और इसके साथ ऐड की जाती हैं। तो वो आपकी कंडीशनिंग हो जाएगी एंड लाइफ लॉन्ग आपकी मेमोरी में एक तरीके से कॉन्शियस लेवल पर रहेंगी, जिसको आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डिस्कशन डज नॉट मीन आर्गुमेंट। आपको आर्गुमेंट नहीं करना है, रिजिड नहीं होना है। आपको हर किसी की बात को सुनना जरूरी है, समझना जरूरी है, जानना जरूरी है। एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट डिपेंड्स अपॉन यू, योर कैपेसिटीज, योर सिचुएशंस, योर टाइम। क्योंकि ये हर एक व्यक्ति की पृष्ठभूमि, हर एक व्यक्ति की बैकग्राउंड, हर एक व्यक्ति की कैपेसिटी, हर एक व्यक्ति की कैपेबिलिटी फर्क होती है। और इन सब बातों को जानने के बाद अब अपन आते हैं अपने सोशल वर्क पर। और आज मैं डिस्कस करूंगी सोशल वर्क के जो हमारा यूजीसी नेट का सेकंड पेपर होता है, सब्जेक्ट पेपर होता है, राइट। पेपर 1 के बारे में हम अलग से एक दिन पूरा क्लास लेंगे और आज केवल हम पेपर 2 पर फोकस करेंगे। लेकिन पेपर 2 पर फोकस करने से पहले मैं ये बात कहना चाहूंगी कि पेपर 1 को बहुत आसानी से मत लीजिए। पेपर 2 को, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर 2 की बहुत अच्छी तैयारी करते हैं और पेपर 1 की तैयारी नहीं कर पाते, या पेपर 1 की तैयारी करते हैं और सब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं कि अरे ये सब्जेक्ट तो हमने एमए लेवल पर, मास्टर्स लेवल पे पढ़ा है तो निकाल लेंगे। नहीं, यू हैव टू गिव द वेटेज बोथ द पेपर्स इक्वली, बिकॉज दोनों के लिए पास परसेंटेज यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के लिए अलग अलग क्वालिफाई करना जरूरी है। यहाँ पर आपको मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं, पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होते हैं। पेपर 2 जो सब्जेक्ट पेपर होता है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं एंड ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। 3 आवर्स का पेपर होता है एंड टाइम एंड सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट एजेंसीज इसको कंडक्ट करती हैं। एट प्रेजेंट इसको एनटीए कंडक्ट करती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको आप पॉपुलरली जानते हैं एनटीए। 3 आवर्स का पेपर है, ऑब्जेक्टिव पेपर है और पेपर 1 को करने में थोड़ा वक्त ज्यादा लगता है कंपैरेटिवली पेपर 2 को करने में। अब जब हम पेपर 2 की बात कर रहे हैं तो पेपर 2 is are divided into 2 parts. One is the theory, another is the practice. As you all know, social work is a professional course. It consists of theory as well as practice. And practice means field work. Field work is a signature pedagogy for the theory. Whatever you learn in the class, that will be applicable to the field or practice or the practicum, and what difficulties you will find in the practicum, practice and in the field work, that will come into again in the theory class, and you discuss and you find out the different remedies, different causes, different what kind of action research do you want or how to solve the problems and what challenges you are faced and how to get the opportunities among the challenges. So
you have to, once you are preparing for the social work UGC NET, you have to divide into two categories. Category A equal to theory, category B equal to practice. And theory consists of all conceptual knowledge, all bookish knowledge, all theories, all परिकल्पनाएं, सारा जो कुछ थ्योरी थिंकर्स परिकल्पनाओं ने जितनी भी रिसर्च हुई है उसका निचोड़ से जो भी दर्शन बना है वो थ्योरी में आ जाएगा. तो पार्ट ए इक्वल टू कंसेप्चुअल नॉलेज. यू हैव टू बी ऑन योर टोज फॉर द कंसेप्चुअल नॉलेज. एंड पार्ट बी इज द प्रैक्टिस. प्रैक्टिस मीन्स लर्निंग बाय डूइंग. अनलेस एंड अंटिल यू विल नॉट डू, यू विल नॉट लर्न एनीथिंग. सो फील्ड में आपको जितना ज्यादा लर्निंग करना है, लर्निंग डज नॉट मीन सक्सेस, लर्निंग डज नॉट मीन failures. Learning means practice. You learn many things. Learning is a lifelong experience. Learning is any change in the individual's behavior, maybe through training, maybe through different kind of knowledge, or maybe through imitation, maybe through socialization, and different lot of factors are there. I will speak on that, but you have to remember it. Practice, learning by doing, you have to do it. And practice and learning does not mean success. Practice and learning does not mean failure. So लर्निंग बाय डूइंग से आप क्या क्या सीखते हैं? कॉजेज सीखते हैं, रेमेडीज सीखते हैं, रिसर्च एरिया सीखते हैं, संभावित कहाँ पर रिसर्च की जरूरत है, सोसाइटी में कौन कौन सी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही हैं, उन प्रॉब्लम्स के जो चैलेंजेस है उनको कैसे फेस किया जाए, उन चैलेंजेस को कैसे अपॉर्चुनिटीज में बदला जाए. तो अभी तक आपको दो बातें समझ में आई होंगी. सोशल वर्क के लिए एक आपको कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए, सेकंड आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, जहां से आपकी स्टडी स्टार्ट होती है, जहां से आपका एबीसी स्टार्ट होता है, मेक ए वन बिग रजिस्टर. एक बड़ा सा रजिस्टर बना लीजिए और उस रजिस्टर को 10 अलग अलग पार्ट्स में बांट लीजिए. जो यूजीसी नेट का सिलेबस है 10 यूनिट्स में, उस रजिस्टर को 10 भाग में बांट लीजिए. यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, 7, 8, 9, 10. और जब 10 सेक्शंस में बांट लेते हैं तो आप ये देखिए कि आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है. आप कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे, जब मैं कईयों के सिलेक्शन कमेटीज में बैठती हूँ, लॉ के या सोशल वर्क के या सोशियोलॉजी के, तो वो कहते हैं कि हम मैडम कंपटीशंस की तैयारी कर रहे थे, कंपटीशंस की तैयारी में हमने यूजीसी नेट भर दिया, यूजीसी नेट हमारा क्लियर हो गया, अब हम टीचिंग लाइन में आ गए. टीचिंग लाइन में आने के लिए आपको अपना एप्टीट्यूड और एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा. इट इज नॉट ए प्रॉफिट ओरिएंटेड प्रोफेशन, इट इज ए सर्विस ओरिएंटेड प्रोफेशन. आप अपने विद्यार्थियों को कितना देना चाहते हैं, उनको कितना आगे देखना चाहते हैं, कितना उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहते हैं, उतनी ही आप एज ए टीचर नॉलेज भी गेन करेंगे और पॉपुलर भी होंगे और आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी आएगा. तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड, स्किल्स और नॉलेज है. वो नॉलेज ऐसी नॉलेज जिसको आप कम्युनिकेट कर सकते हो. आपने देखा होगा बहुत सारे टॉपर्स होते हैं, they are full of knowledge but they are unable to express their views. They don't feel confident while they are expressing or telling their views or their thoughts. But on the other hand, there are students, they do not have a very good percentage, but they are so well in communication, so well in providing knowledge, so they are the just I can say storehouse of the knowledge, and students उनको बहुत पसंद करते हैं. तो कम्युनिकेशन स्किल्स देखनी है, डिफरेंट स्किल्स देखनी है, एंड इन्हीं में से क्वेश्चंस भी आते हैं. कुछ क्वेश्चंस इसमें से पेपर 1 में भी जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस पेपर 2 में भी आते हैं. जो क्वेश्चन पेपर्स जब बनते हैं तो देयर आर सेपरेट सीक्रेट गाइडलाइंस व्हाट कंडीशंस वी हैव टू कीप इन आवर माइंड. सो हाउ टू हैंडल द टफ सिचुएशंस बाय द फ्यूचर टीचर्स.
आपके सामने अचानक कोई पोजीशन आ गई, कोई सिचुएशन आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं, आपका माइंडसेट कैसा है, आप रीजनिंग को कैसे देखते हैं, आप अपनी बात को कितना असर्ट करते हैं, आपके अंदर कंपटीशन स्किल्स कौन कौन सी हैं, आपके अंदर मेंटल एबिलिटी कैसी है, आप डिसीजन मेकिंग कैसे ले पाते हैं, कॉम्प्रीहेंशन की पावर कितनी है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हाउ कॉन्फिडेंट यू आर। आप जो काम कर रहे हैं उसमें अपने आप को कितना कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आपकी करंट अफेयर्स की नॉलेज कैसी है, आप चेंजिंग सिनेरियो के बारे में क्या सोचते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि एक पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होते हैं, पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं, और टोटल 150 क्वेश्चन आपको 300 नंबर के 3 घंटे में आपको सॉल्व करने होते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी मैंने बता दी कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये देखना है, एनटीए जो है वो 1 वीक तक टेस्ट लेती है यूजीसी नेट और इसके जेआरएफ के। तो आपका स्लॉट किस में पड़ रहा है? कुछ बच्चों का स्लॉट जब 2 से 5 की शिफ्ट में पड़ता है तो उनको उस समय यॉर्निंग आती है, नींद आती है, तो आपको अपनी बॉडी क्लॉक को उसके हिसाब से बैलेंस करना है। जैसे आप मॉर्निंग में बैलेंस कर लेते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, रिसेस में आपको कंडीशनिंग हो जाती है, ये मैं आपको प्रैक्टिकल बता रही हूँ। लर्निंग में आपने पावलोव थ्योरी पढ़ी होगी, कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, एंड both the conditioning theories are related to our learning patterns। जैसे रिसर्च में हम खाना ना भी लेके जाएं तो हमको भूख लगाती है, जब शाम को लास्ट हमारी घंटी बजती है तो हम दौड़ने लगते हैं, नाचने लगते हैं कि हमारी छुट्टी हो गई। अगर हमें कोई रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट करता है, रिवॉर्ड करता है, शाबाशी देता है, वेरी गुड कहता है, तो हमको लगता है कि वी हैव टू डू इट दिस वर्क अगेन एंड अगेन, और हम बहुत मोटिवेट होकर उस काम को करते हैं। कोई हमें पनिश करता है तो उस काम को हम खत्म करने की या छोड़ने की कोशिश करते हैं। तो आपको अपना जिस भी समय आपका 9:30 से एग्जाम हो रहा है या 10 to 1 एग्जाम हो रहा है या 2 to 5 हो रहा है, तो आपको अपनी बॉडी क्लॉक को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है। जैसे कि आपको पहले पता चल जाता है जब आप अपने एडमिट कार्ड लेते हैं और आपका शेड्यूल आ जाता है, जो भी शेड्यूल है उस दौरान यू शुड बी वेरी वेरी एक्टिव, और जब एक्टिव रहेंगे तो आपका माइंड कंपैरेटिवली 35% ज्यादा काम करेगा। अब यूजीसी गाइडलाइंस के बारे में मैं बाद में आऊंगी, पीएचडी के बारे में, क्योंकि यूजीसी की जो लेटेस्ट पीएचडी की गाइड्स हैं वो 2018 की हैं। जब हम यूजीसी नेट को क्वालिफाई करते हैं या जेआरएफ को क्वालिफाई करते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, एक एकेडमिक लाइन में जाने का और एक पीएचडी करके अल्टीमेटली हमको एकेडमिक्स में अपने कैरियर को बनाने का। तो यहाँ पर ये बात बहुत ध्यान में रखने वाली है कि जब आप यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं, जिस दिन जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं उसके 2 साल के अंदर आपको किसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना कंपल्सरी होता है, अन्यथा वो आपका जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ व्यर्थ हो जाएगा। और नेट क्वालिफाई करने के बाद आप डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसरशिप पर भी जा सकते हैं और पीएचडी पर भी जा सकते हैं। लेकिन सन 2021 जुलाई जो आया है, इसकी नई गाइडलाइंस ये कहती है कि असिस्टेंट प्रोफेसरशिप करने के लिए अब आपको पीएचडी करना जरूरी है। यूजीसी नेट क्वालिफाई और जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद हमको एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी मिलता है, जो हम अपने आप को सर्वाइव भी कर सकते हैं और अपने आप के जो हमारे एकेडमिक इंटरेस्ट है उनको सस्टेन कर सकते हैं। अब जब आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो यू हैव टू रिमेंबर 2 to 3 थिंग्स। जिस सब्जेक्ट में आपने नेट क्वालिफाई किया है उसी सब्जेक्ट में आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है। ओके, अदरवाइज आपकी अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी 4-5 साल की मेहनत बेकार हो जाती है। हालांकि यूजीसी आपको इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च और अलाइड सब्जेक्ट में रिसर्च को प्रोत्साहित करती है, लेकिन निर्भर करता है कि जब आप सिलेक्शन प्रोसेस में जा रहे हैं तो सिलेक्शन कमेटी में जो लोग बैठे हैं वो उस पर्टिकुलर एंगल को कैसे देखते हैं। एंड रिसर्च के एथिक्स हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ हाउ यू
you have to prepare for UGC नेट एग्जामिनेशन, जो कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। जैसे कि आज आप देखिए, आज क्या है, 11 जुलाई है। 11 जुलाई का मतलब वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ओके, World Population Day is very important in terms of social work. So number one, आपको सारे उन डेज को लिख लेना है कि किस दिन कौन सा दिन मनाया जाता है, जो सोशल वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाते हैं हम, ह्यूमन राइट्स डे हम 10 दिसंबर को मनाते हैं, चिल्ड्रंस डे हम 14 नवंबर को मनाते हैं, बालिका दिवस हम 24 जनवरी को मनाते हैं, तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे हम 8 मई को मनाते हैं, 8 सितंबर को, सॉरी। ILO जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन डे है, उसको हम 1 मई को मनाते हैं। तो आपको सारे दिनों को याद करने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सोशल वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट डेज हैं वो आपके कहीं लिस्ट डाउन होने चाहिए। और जो कुछ आप लिस्ट डाउन करते हैं, मैं आगे बताऊंगी, उसको एक बार दिन में जरूर पढ़िए। फिर नंबर 2 पर आपको कुछ बुक्स के नाम याद होने चाहिए। बुक्स के नाम क्या होते हैं? 3 तरीके से होते हैं बुक्स। एक तो वो होती है जो हमारी बेसिक बुक्स होती हैं, जैसे हम ABCD सीखते हैं जब छोटे बच्चे होते हैं, यानी कि जिनको हम कहते हैं टेक्स्ट बुक। जैसे अगर आपने सोशल केस वर्क पढ़ा है, सोशल केस वर्क पढ़ रहे हैं और आप RK उपाध्याय की किताब नहीं पढ़ रहे, बाइस्टिक अप्रोच नहीं पढ़ रहे, सोशल ग्रुप वर्क पढ़ रहे हैं तो कनोपका नहीं पढ़ रहे हैं, या कनोपका के बाद आप ग्रेसी मैथ्यू नहीं पढ़ रहे हैं, अगर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है तो आप MG रॉस नहीं पढ़ रहे हैं, आर्थर डनहम नहीं पढ़ रहे हैं, KD गंगराडे नहीं पढ़ रहे हैं, HY सिद्दीकी नहीं पढ़ रहे हैं, सोशल वर्क रिसर्च है, तो आप क्या कहते हैं, गुडे एंड हट नहीं पढ़ रहे हैं, गैरेट नहीं पढ़ रहे हैं, या गिलफोर्ड नहीं पढ़ रहे हैं। ये सब आपकी बेसिक बुक्स हैं जिनको मोटे शब्दों में हम कह सकते हैं हमारी वेद है, सोशल वर्क के वेद है। इनको पढ़ना बहुत जरूरी है, या यू कैन से दे आर द बाइबल फॉर द सोशल वर्क। और इन टेक्स्ट बुक के बाद सेकंड कैटेगरी ऑफ बुक्स आता है जिनको हम कहते हैं रेफरेंस बुक्स। रेफरेंस बुक्स मींस जो टेक्स्ट बुक में बेसिक थिंकर्स ने अपनी बात कही है, उसके बाद उस पर रिसर्च करने के बाद कौन सी फिलॉसफी, कौन सी थ्योरी, कौन सी थ्योरम कैसे प्रतिपादित की गई और उसके पीछे उसका एनालिसिस कैसे किया गया, उसमें कुछ स्टेटमेंट्स भी हो सकती है। एंड थर्ड रेफरेंस बुक, थर्ड कैटेगरी ऑफ द बुक्स आर द रीडिंग लिस्ट, यानी कि अगर आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, पर्टिकुलर टॉपिक पर और नॉलेज गेन करनी है तो देयर इज अ लिस्ट ऑफ रीडिंग बुक्स, उसको आप कर सकते हैं। आजकल तो गूगल बाबा आ गए हैं, यू कैन पुट एनीथिंग ऑन द गूगल एंड यू कैन फाइंड आउट द thousands of the material, but I am hereby giving you the precautions when you are searching in a Google। होता क्या है, गूगल में हम कुछ डालते हैं, सर्च कुछ करते हैं और उसके डीप में जाके पता चला जो हम सर्च करना चाह रहे थे वो तो हमने सर्च किया नहीं, कुछ और ही हमने सर्च कर लिया और 2 घंटे हमने बर्बाद कर दिए। तो you have to be very very conscious that what you are searching in the Google engine and other search engines। Okay, अब कुछ जैसे बुक्स के, जब आप टेक्स्ट बुक्स का नाम याद करेंगे, नाम के साथ उनके ऑथर याद करेंगे, ऑथर के साथ आप उनके ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया डेज को आप लिख लेंगे, ऐसे ही एक जगह सेक्शन 1 जो होगा उसमें A कैटेगरी डेज की होगी, B कैटेगरी बुक्स की होगी। बुक्स में जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जैसे मैरी रिचमंड की किताब है, आर्थर डनहम की किताब है, गंगराडे की किताब है, के जेकब की किताब है, HY सिद्दीकी की किताब है, HS पाठक की किताब है, इन सबको, D पॉल चौधरी की किताब है एडमिनिस्ट्रेशन पे, इन सबको आपको किताब का नाम
ऑथर का नाम एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन को लिख लेना है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 जो कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी व्हाट आई हैव टोल्ड यू, you have to remember the days. Remember means you have to first list down and later on you can remember every day. If you read those things, you will automatically, your memory will be sharpened and you will remember all the things. And I am 100% जो आज मैं बात बता रही हूँ उस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो 90% मैं आपकी गारंटी लेती हूँ कि आपका यूजीसी नेट क्लियर हो जाएगा। बट यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, यू हैव टू गो फॉर द सक्सेस, यू हैव टू बी क्लियर इन one direction goal, what best you can produce for your UGC net. Now third category is different acts you have to write down. जैसे Factories Act है, everyone knows the Factories Act, but Factories Act is incomplete if you will not speak the Factories Act 1948. What people used to do the mistake, they write factory. फैक्ट्री का फैक्ट्री शब्द नहीं है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 है, स्टैंडिंग ऑर्डर 1946 है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आपका 1947 है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आपका 1961 है, टॉरी प्रोविजन एक्ट आपका 1961 है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 का है। एंड what changes are coming in those acts, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, there is a one act popularly known as SITA, Suppression of Immoral Traffic Act 1956. Now this SITA is converted into PITA, Prevention of Immoral Traffic Act 2000. So you have to remember what changes, what amendments have been done. If you remember भोपाल कांड हुआ था जब 1987 में 7B के फैक्ट्रीज एक्ट में प्रिंसिपल ऑक्युपायर का डेफिनेशन बदल दिया था। तो ये सब आपको आपके डिफरेंट जितने भी एक्ट्स हैं, चाहे वो लेबर लॉज हैं, चाहे आपके बोनस एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, चाहे सोशल लेजिस्लेशन के एक्ट है, चाहे ट्रेड यूनियन के एक्ट है, चाहे जनरल पॉपुलेशन का एक्ट है, डीबी एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है, ये एक्ट अपने आप में जब तक मीनिंग नहीं रखते जब तक आप इनका ईयर याद नहीं रखते। ओके, एंड ऑलवेज रिमेंबर, अगर अभी मैं और आपको आगे बताऊंगी, एक्ट्स में आप देखेंगे कि उनके ईयर्स का मिलान करना आता है मैच ए एंड मैच बी में, या विच वन इज द करेक्ट, उनके ईयर्स गलत लिखे रहते हैं या ये लिखा रहता है कि कौन से साल में ये एक्ट पास हुआ, इनेक्टेड हुआ, इम्प्लीमेंटेड हुआ। तो आपको एक्ट के साथ मैं आपको यहाँ पर ये बात समझाना चाहती हूँ कि आपको ईयर को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। This is the third important point. First is days, second is the books, third is the act, and number fourth is the theory and propositions. Social work की theory में क्या क्या बातें कही गई हैं और उनकी प्रपोजिशंस को कैसे प्रतिपादित किया गया है। ऑलवेज रिमेंबर, सोशल वर्क इज ए इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, इट इज ए आर्ट एज वेल एज इट इज ए साइंस। सो जैसे कुछ कंसेप्ट हैं, कंसल्टाइजेशन आपको कभी नहीं भूलना है, सीडीपी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कब लॉन्च हुए, ये गवर्नमेंट का कितना बड़ा प्रोग्राम है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ही इसको क्यों लॉन्च किया गया, बाइस्टिक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल केस वर्क क्या है, उसमें 7 प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, इमोशनल कंट्रोल इन्वॉल्वमेंट क्या है, सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या है, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है, ये इस बात को ध्यान में रखना है। यूजली क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, खास तौर से सोशल वर्क के स्टूडेंट्स, दे रिमेंबर द फ्रिडलैंडर अप्रोच, जो 4 जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल वर्क है। ऑलवेज रिमेंबर, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल वर्क आर द कॉमन प्रिंसिपल्स, बट अंडर दैट देयर आर द 3 प्राइमरी मेथड्स एंड द 3 सेकेंडरी मेथड्स, एंड दोज 3 primary methods have a specific principles as well as 3 secondary methods also have a specific principle.
तो एक तो जर्नल प्रिंसिपल हो गया, खाता आपका किसका, सोशल वर्क के प्रिंसिपल्स का, वो कॉमन है सबके लिए। लेकिन उसके बाद आपके पास क्या आता है, सोशल केस वर्क के स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स क्या है, सोशल ग्रुप वर्क के क्या है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के क्या है, सोशल वर्क रिसर्च क्या है, सोशल एक्शन क्या है, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, और जब इनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हमको ध्यान में रखने हैं। जब हम ह्यूमन बिहेवियर पढ़ते हैं तो फ्रॉइड की अप्रोच क्या है, एल्फर्ड एडलर की अप्रोच क्या है, जूम की अप्रोच क्या है, कुर्ट लेविन की अप्रोच क्या है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन क्या है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, कॉन्शियस माइंड क्या है, एक ईगो सुपर ईगो क्या है, कैसे काम करती है, ये सब आपको दे आर द थ्योरेटिकल पोर्शन विच शुड बी ऑन योर टिप्स। 1 2 3 4 5 6 कोई कहे आपको तुरंत आप पैटर्न में देखें एंड यू कैन पुट द थिंग्स। देन लर्निंग थ्योरीज क्या है, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस क्या है, एरिक बर्न ने ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के कितने पॉइंट्स दिए हैं। उसके बाद थॉर्नडाइक अप्रोच ऑफ लर्निंग क्या है, हम थॉर्नडाइक अप्रोच ऑफ लर्निंग बाय डूइंग को कैसे प्रैक्टिकल में लेके जाते हैं, प्रैक्टिस में लेके जाते हैं, कैसे इंटीग्रेटेड अप्रोच को हम प्रैक्टिस में फील्ड वर्क में लेके जाते हैं। मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी क्या है, ह्यूमन बिहेवियर पर नीड हायरार्की थ्योरी कैसे काम करती है, नीड अचीवमेंट क्या है, किस तरीके से हम नीड अचीवमेंट में काम करते हैं या मोटिवेशन से काम करते हैं। फिर इन सब से हमारे सोशल वर्क में जर्नल कंसेप्ट या जर्नल हमारी अवधारणाएं या मीनिंग कैसे आई, और उसको फिर हम जब सोशल केस वर्क करते हैं या क्लाइंट थेरेपी करते हैं या एजेंसी थेरेपी करते हैं, एनजीओ में काम करते हैं, सरकार के पास काम करते हैं या अकेडमिक्स में लाते हैं, तो कैसे इंटरकनेक्टेड करते हैं, कैसे हम उसको इंटीग्रेट करते हैं, दैट यू हैव टू रिमेम्बर इट। एंड इन सब के बाद आपको बहुत बड़ा पंडित बनने की जरूरत नहीं है। आपके यूजीसी नेट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, तो आपका फोकस, आपका माइंड होना चाहिए कि हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को कैसे क्रैक करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। एमसीक्यू में ओरिजिनली देखा जाए तो 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, और स्टूडेंट्स के साथ समस्या क्या होती है कि उनको वो चारों ऑप्शन सही लगते हैं, एक जैसे ही लगते हैं, क्लबिंग लगते हैं कि हाँ ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, एंड दे यूज टू पुट ए बी सी डी, किसी पे ए टिक लगाया, किसी पे बी टिक लगाया, किसी पे सी टिक लगाया, कभी कभी तुक्का सही हो जाता है। लेकिन उसको जब आपने थ्योरेटिकल पोर्शन सही किया है तो आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज सही रहेगी। आप उसमें ये देखेंगे उसमें सर्वोत्तम कौन सा है, वो नियरली करीब ही होते हैं। जैसे डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट कब बना, 1961 में, तो उसके साथ क्या लिखा होगा, 60 लिखा होगा, 50 लिखा होगा, या 71 लिखा होगा, 81 लिखा होगा, तो ऑलमोस्ट आपको लगेगा अरे ये तो सारे सही है। बट इफ यू हैव ए कंसेप्चुअल नॉलेज, आपने पढ़ा होगा, ईयर वाइज एक्ट लिखे होंगे, तो तुरंत आपको ध्यान आ जाएगा डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, एंड यू कैन पुट द जहां पर भी ABCD में जहां पर भी ये कहीं होगा। फिर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ साथ एग्जाम्स के डिटेल्स के बारे में अपने आप को बिल्कुल कॉन्फिडेंट रखें, बिल्कुल कंफर्म रखें। आपको बहुत डिस्क्रिप्टिव आंसर्स तैयार नहीं करने हैं। जो आपने रजिस्टर बनाया है उसमें पॉइंट्स में लिखना है 1 2 3 4, और मेक श्योर एवरी डे दिन में एक बार उस रजिस्टर को जरूर पढ़ ले। अभी मैं आपको 1 महीने के अंदर यूजीसी नेट की सारी तैयारी आपको बता दूंगी कि कैसे करनी है, और आपको लगेगा कि इट इज वेरी इजी, कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। आपका हार्ड वर्क प्लेज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल कि आप कितने मोटिवेट होते हैं। एग्जाम्स डिटेल्स की जानकारी के बाद कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, उनकी आपको डेफिनेशंस मालूम होनी चाहिए। जैसे सोशल केस वर्क की पहली डेफिनेशन
मैरी रिचमंड ने 1917 में दी सोशल डायग्नोसिस के बारे में। अगर आप कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के एमजी रॉस के प्रिंसिपल्स क्या हैं, मॉडल्स अगर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के पढ़ रहे हैं तो रथ ने कौन से मॉडल्स दिए, सोशल वर्क रिसर्च पढ़ रहे हैं तो व्हाट इज ए हाइपोथेसिस, परिकल्पना किसे कहते हैं, या हाइपोथेसिस में नल हाइपोथेसिस क्या होती है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होती है, ये सब आपको डेफिनेशंस में मालूम होना चाहिए। जैसे प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी होती है, टी टेस्ट क्या होता है, एफ टेस्ट क्या होता है, जेट टेस्ट क्या होता है, गुडनेस और फिटनेस कहाँ लगाते हैं, काई स्क्वायर कहाँ लगाते हैं। आपको ये लगेगा मैं इतनी तेजी से कैसे बोल रही हूँ, जब आप पढ़ लेंगे तो आप मुझसे भी ज्यादा तेज बोल पाएंगे और मुझसे भी बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि आपको आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज को अपने आप को बढ़ाना है। फिर इसके बाद कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे पीडी कुलकर्णी ने सोशल पॉलिसी के लिए कुछ स्टेटमेंट दी, या डायग्नोसिस के लिए डिफाइन किया गया, ट्रीटमेंट के लिए डिफाइन किया गया, टू स्टडी के लिए डिफाइन किया गया। तो उस बात को, स्टेटमेंट को आपको ध्यान में रखना है कि किस ऑथर ने क्या स्टेटमेंट दी है। ओके, देन अमेंडमेंट्स मैंने बता दिया आपको। हाँ, अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज आपको मूवमेंट, सोशल मूवमेंट क्या होता है, सोशल रिफॉर्म क्या होता है, सोशल वर्क क्या होता है, ये इनमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। सोशल सर्विस क्या है और सोशल सर्विसेज क्या है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक शब्द है चाइल्ड वेलफेयर और एक शब्द है चाइल्ड डेवलपमेंट। तो दोनों में चाइल्ड तो कॉमन है, लेकिन वेलफेयर के मायने अलग है, डेवलपमेंट के मायने अलग है। I'll give you another example. पहले एक हमारी मिनिस्ट्री हुआ करती थी फैमिली प्लानिंग, उस फैमिली प्लानिंग मिनिस्ट्री को बदल के अब कर दिया फैमिली वेलफेयर। तो प्लानिंग एंड वेलफेयर में क्या अंतर है, ठीक है। जैसे वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर एक मिनिस्ट्री होती थी, अब उसमें सोशल एम्पावरमेंट एंड जस्टिस कर दिया। तो एम्पावरमेंट क्या है, जस्टिस क्या है, इसका जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है हमारे पास क्लैरिटी होगा तो हम यूजीसी नेट को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। रिफॉर्म, देखिए सबसे पहले सोशल एक्शन आएगा, फिर सोशल मूवमेंट आएंगी, फिर सोशल रिफॉर्म आएगा और लेजिस्लेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत सारी लोग जो हैं रिफॉर्म और मूवमेंट और एक्शन को एक ही बात समझते हैं। यू आर ए सोशल वर्कर, प्रोफेशनल स्टूडेंट, यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट कि एक्शन क्या चीज है, मूवमेंट क्या चीज है और रिफॉर्म क्या चीज है और लेजिस्लेशन कैसे बनता है। सोशल लेजिस्लेशन क्योंकि सोशल वर्क से रिलेटेड है तो आपको टिप्स पर होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे जो आइडियल हैं जिनके अंडर मैंने पीएचडी किया है या जिनको मैं अपना एकदम मेंटर मानती हूँ और उनको आंख मूंद के फॉलो करती हूँ, आंख मूंद के तो नहीं फॉलो करती हूँ लेकिन 90% मैं उनको फॉलो करती हूँ। उन्होंने मुझे एक बार कहा कि प्रतिभा, जब हम लोग MSW पढ़ते थे तो हमारे थ्री एरियाज थे जिन पे हम फील्ड वर्क किया करते थे, क्राइम, बैगरी एंड पॉपुलेशन। और जब हम पढ़ते थे तो 5 एरियाज पर हम काम किया करते थे। लेबर वेलफेयर पर काम करते थे, FCW पर काम करते थे, फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर पर करते थे, या मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क पर करते थे, या करेक्शनल सर्विसेज पर करते थे। लेकिन आज की डेट में आप देखें तो HIV एड्स पर काम होता है, स्कूल सोशल वर्क पर काम होता है, काउंसलिंग पर काम होता है। और मैं आपको आगाह कर रही हूँ 2 साल के बाद आप देखना MSW के सिलेबस में कई जगह तो इम्प्लीमेंट हो गया है, डिजास्टर मैनेजमेंट आ जाएगा, राइट। ये सब चीजें टाइम, सिचुएशन एंड पोजीशंस पर निर्भर करती हैं। कोरोना का आ जाएगा, PCDF आ जाएगा, पोस्ट कोविड सिंड्रोम, कोरोना से आप कैसे करें, मेंटल हाइजीन आ जाएगा, मेंटल वेलबींग आ जाएगा, मेंटल हेल्थ आ जाएगा। तो ये जो स्पेशलाइजेशंस हैं जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, इनके बारे में आपके पास करंट नॉलेज होनी चाहिए। देन